स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 10 में। मैं हूं कृतिका और न्यूज एट 10 में आज बात करेंगे देश दिन भर की खबरों की। आज किन खबरों पर हमारी नजर रहेंगी और किन किन खबरों पर चर्चाएं भी इसी बीच हम करेंगे और क्या कुछ खास खबरें आज रहेंगी, उन तमाम खबरों को लेकर न्यूज एट 10 में आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की होगी तैयारी। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की भी बैठक आज, करीब 24 दल कर रहे हैं एकजुटता पर मंथन। भाजपा ने कसा तंज, कहा 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बनाई गई है टोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नई एकीकृत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग से हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी गति। जम्मू कश्मीर में मिली आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता, पुंछ में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर। गांधीनगर में जारी G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक से इतर कई देशों के साथ होंगी द्विपक्षीय बैठकें। रूस ने काला सागर अनाज सौदा किया रद्द, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताया खेद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस से खाद्य संकट रोकने का किया आह्वान। जेलेंस्की की तुर्की और यूएन से समझौते को जारी रखने के लिए कदम उठाने की अपील। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार औपचारिक रूप से होगी चर्चा। ब्रिटेन की मेजबानी में हो रही इस बैठक में वैश्विक शांति और सुरक्षा पर एआई के प्रभाव को लेकर होगा मंथन। और कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से होगी शुरुआत। भारत 33 सदस्यीय दल के साथ उतरेगा मैदान में। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत के पास खिताबी सूखा समाप्त करने का होगा मौका। तो हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगा है और इसी कड़ी में आज शाम राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक भी होगी जिसमें 38 दल शामिल होंगे। इस बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन होगा। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल भी मौजूद रहेंगे जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी का अजीत पवार गुट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में एनडीए की पहुंच और दायरा बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में एनडीए सरकार ने सुशासन से काम किया है और उसे जनता का समर्थन हासिल है। वहीं विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्षी दल एक तरफ बैठक कर रहे हैं लेकिन वहीं एनडीए भी आज अहम बैठक करने जा रहा है जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि करीब 38 दल इस बैठक में शामिल होंगे। आपके लिहाज से, आपके हिसाब से कौन कौन से महत्वपूर्ण दल होंगे जो आज इस बैठक का हिस्सा होंगे, खासतौर पर जिन्होंने अभी हाल ही में एनडीए के साथ जुड़े हैं? कृतिका, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ये औपचारिक तौर पर जानकारी दी कि 38 दलों की तरफ से हामी आ चुकी है। यानी 38 दल एनडीए की बैठक में आज जो शाम को होने जा रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं।
जिन दलों को लेकर बहुत चर्चा थी उसमें अगर अब हाल में आप देखें तो बिहार से जीतन राम मांझी की हम पार्टी वो अब एनडीए में फिर से शामिल हुई है। जो चिराग पासवान लोजपा का चिराग पासवान का धड़ा है वो शामिल हो चुका है। कल ही इस बात की औपचारिक ऐलान भी किया गया है चिराग पासवान की तरफ से। पहले मुलाकातें भी हुई अमित शाह गृह मंत्री और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में होने वाली है। रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब वीआईपी पार्टी को लेकर औपचारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ, वो स्थिति साफ हो जाएगी आज बिहार की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपना दल अनुप्रिया पटेल पहले ही सरकार में साझेदार है, मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं। सुभासपा जो पहले एनडीए का हिस्सा थी और उत्तर प्रदेश सरकार में अगर आप देखें 2022 से पहले वाली जो सरकार है उसमें मंत्री भी रह चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, वो फिर से अब वापस लौट आए हैं एनडीए में जब उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नए नए दल जो पहले एनडीए का हिस्सा थे वो वापस आ गए हैं और कुछ नए दल जिसमें हम उत्तर पूर्व के तमाम दल देखते हैं, दक्षिण के छोटे छोटे दल देखते हैं, वो एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में 38 दलों की संख्या हो गई है और कहा जा रहा है कि ये और संख्या बढ़ सकती है, जिसमें प्रमुख तौर पर देखें तो अजीत पवार के धड़ा वाली एनसीपी है जो हिस्सा बन चुकी है। हम जानते हैं कि सरकार में भी वो शामिल हो चुके हैं महाराष्ट्र में। इसके साथ ही साथ एकनाथ सिंह की अगुवाई वाली जो शिवसेना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो उनकी तरफ से प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए में कुछ नए घटक दल जुड़े हैं पिछले कुछ महीनों में, तो उनके नेता आज की बैठक में शामिल होंगे। जी, अब कई सारे दल तो जुड़ ही रहे हैं लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह भी कहीं ना कहीं निभाते हुए हमें नजर आए हैं, क्योंकि अजीत पवार सीधा अमित शाह से मिले और उसके बाद में महाराष्ट्र में जो चीज राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिला। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, उसका भी असर हमने देखा कि सुबह सपा भी एनडीए में शामिल हो गई। तो इस तरीके से, और वही बिहार की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने भी अमित शाह से खास मुलाकात की और उसके बाद में ये जानकारी मिली कि वो भी कहीं ना कहीं अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे दल अब शामिल हो रहे हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में ये तमाम दल किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं? ये देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये कहेगी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दलों का भरोसा वापस लौट रहा है, जो एनडीए किसी अन्य कारणों से छोड़कर चले गए थे। और कल कहा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा था, कुछ जो दल गए थे वो खुद छोड़कर गए थे और उन्हें लगता है कि जो नीति जिस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का, और दुनिया में जो भारत की छवि बेहतर हुई है, आज हम विकास के तमाम मामलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम दलों का साथ एनडीए को मिल रहा है, एनडीए का दायरा बढ़ रहा है। दूसरा, सामाजिक दायरा बढ़ाने में हम देख रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनका एक सीमित प्रभाव है कुछ इलाकों में, कुछ समाज में, उनको जोड़ने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सफलता पाई है। और उसमें जैसा कि आप बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो तमाम छोटे दल हैं उनको वापस एनडीए में लाने में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और जानते हैं कि भाजपा की रणनीति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हम देखा कि तमाम नेता गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, उसके बाद वो एनडीए में शामिल होने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एनडीए ये कहेगी कि देखिए हमारा कुनबा 2024 से पहले बढ़ा है। दूसरी बात है कि विपक्ष पर निशाना होगा कि उनके पास न नेता है न नीयत है, और वो भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो आरोप है उससे एक टोली इकट्ठा हुई, जैसा कि कल जेपी नड्डा ने कहा, तो वो एक आरोप रहेगा। और तीसरी बात यह है कि ये बात बीजेपी बहुत जोर शोर से कहेगी कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दक्षिण के राज्य हो, सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में एनडीए सफल हो रही है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से भरोसा बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिस तरह से देश विकास कर रहा है उसमें एनडीए के तमाम दलों का, और तमाम ऐसे दल जो पहले एनडीए का हिस्सा नहीं थे वो भी एनडीए में वापस आए। जी बिल्कुल, दल तो वापस आए रहे, लेकिन क्या अकाली दल, पंजाब का जो अकाली दल है, क्या उससे भी उम्मीद की जाए कि वो भी इस बैठक में शामिल होगा? क्योंकि एक समय था जब एनडीए का हिस्सा ही अकाली दल को माना जाता था, और पंजाब में काफी खास काफी अहम भूमिका भी है अकाली दल की। ये देखिए, अकाली दल ढींढसा जो ग्रुप है वो पहले ही
एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अकाली दल बादल जो प्रमुख सहयोगी एनडीए का हुआ करता था, उसके की तरफ से मंत्री भी केंद्र में रही है मोदी सरकार में, हरसिमरत कौर बादल। लेकिन अभी संशय बना हुआ है कि क्या वो अंतिम तौर पर हिस्सा होंगी कि नहीं, चूंकि हम जानते हैं कि अकाली दल जब से अलग हुआ तब से कई बार इस तरह की खबरें आई कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच एक सहमति बन सकती है, लेकिन फिलहाल इसके लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो ये देखना होगा कि क्या अंतिम तौर पर कोई सहमति बनती है या फिर जो संकेत मिल रहे थे कल तक कि शायद सहमति ना बन पाए, वही देखने को मिलता है। इस तरह से जेडीएस को लेकर भी हमने देखा कि एचडी कुमारस्वामी ने खुद अपनी तरफ से इच्छा जताई, लेकिन स्पष्ट तौर पर वो एनडीए के हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए इंतजार हमें करना होगा आज की बैठक का। बिल्कुल इंतजार भी रहेगा और साथ ही इस बैठक पर नजर भी पूरी बनी रहेगी। आप भी नजर शैलेंद्र बनाए रखिएगा इस खबर पर, आपसे वापस और भी जानकारियां लेंगे। तो अहम बैठक ये एनडीए की तरफ से आज की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल भी नए महागठबंधन की रूपरेखा बनाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसमें 24 के करीब दल आज हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। विपक्ष की ये महाराष्ट्र में जो बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसके बाद ये अहम बैठक है। इससे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई थी, जिसमें आम चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मंथन भी हुआ था। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष की इस बैठक को अवसरवाद बताते हुए इसे स्वार्थ की राजनीति पर आधारित बताया है। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। समारोह में वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने लगभग 710 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल का निर्माण किया है। वहीं यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इसे बनाया गया है और ये 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है और इसकी क्षमता 50 लाख यात्रियों की सालाना की होगी। टर्मिनल का वास्तुशिल्प प्रकृति से प्रेरित है। शंख के आकार के जैसा दिखने वाला ये डिजाइन द्वीप और समुद्र से प्रभावित है। गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत भी बनाई गई। वहीं डिजाइन ऐसा है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी भी आसानी से इमारत के अंदर आ सकेगी। ये टर्मिनल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मददगार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती और गति मिलेगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भूमि सम्मान 2023 प्रदान करेंगी। ये सम्मान भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 48 जिलों में कलेक्टरों और 9 सचिवों को दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। इससे भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया के भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी।
वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक पहल की हैं। सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार यानी CRCS को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पुंछ के सिंधरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान 4 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। क्षेत्र में अन्य आतंकियों के छुपे होने की भी आशंका है। सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के SOG के जवानों ने विशेष सूचना के आधार पर कल शाम सिंधरा इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात अंधेरा होने के बाद मुठभेड़ रुक गई। तब रात्रि निगरानी उपकरणों के साथ ड्रोन तैनात किए गए। आज सुबह मुठभेड़ दोबारा शुरू हो गई। इस दौरान 4 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। सैन्य अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकी विदेशी हैं। उनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के सतर्क जवानों के संयुक्त अभियान में रविवार देर रात जिला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भी विफल कर दिया गया था। इसके अलावा पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जम्मू से हमारे संवाददाता रमेश रैना इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? देखिए कृतिका, ऐसा जो आपने बताया पिछले 2 दिनों में जी पुंछ जो हमारा सीमावर्ती जिला है उसमें ये पाकिस्तान की तरफ से जो उनके ऊपर ट्रेंड आतंकवादी है उनको यहाँ धकेलने की कोशिश हो रही थी। तो उनको हमारे जो सेना के जवान है, आर्मी है, SOG है, पुलिस है, उन्होंने उसको विफल कर दिया। और आज सुबह 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जबकि कल आज ये जो सिंधरा इलाका है सुरनकोट में, वहां पर ये एक्चुअली कल शाम को मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर रात तक चली, लेकिन रात को फिर अंधेरा हुआ। तो उसके बाद चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर देते। तो जिस तरीके से जम्मू के अंदर कहीं ना कहीं आतंकियों को मार गिराया गया है और सेना के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो आतंकी हैं वो 4 आतंकी विदेशी हैं और बाकी उनके साथियों की भी तलाश इस वक्त उस इलाके में की जा रही है। लगातार दबिश इस वक्त दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पुंछ में ये एनकाउंटर किया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ के सिंधरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई और 4 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि अन्य आतंकियों की तलाश वहां पर की जा रही है। साथ ही सेना की जो राष्ट्रीय राइफल्स है और पुलिस के जो SOG जवान हैं, उन्होंने विशेष सूचना के आधार पर कल शाम सिंधरा इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ये अभियान शुरू किया था। और हमारे साथ में रमेश रैना हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रमेश, पिछली बार कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपसे संपर्क हमारा टूट गया था। आपसे जानना चाहेंगे रमेश कि 4 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद में क्या अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है, जो अभियान है, वो अभी भी जारी है? देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। आज जो 4 आतंकवादी मारे गए हैं, वहां पर उनके वहां से 4 AK-47 राइफल रिकवर हुई है, 2 पिस्टल है और भी कुछ गोलीबारी रिकवर हुआ है। और यहाँ बता दें कि अभी भी कुछ आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ और आतंकवादी ना हो इस ग्रुप में। तो अभी तलाशी अभियान वहां पर पूरे एरिया में अभी चल रहा है। एक काफी कठिन इलाका है वहां पर, ये सिंधरा एरिया सिंधरा है और एक और गाँव भी है, वहां पर भी पूरे भी तलाशी अभियान चल रही है। जैसे कि कल भी एक
एक वहां पर एक प्रयास हुआ था सीमा पार से आतंकवादियों को यह घुसपैठ कराने के लिए। वहां भी उसमें हमारे जवानों ने 2 आतंकवादियों को 2 इंसिडेंट्स को मार गिराया। वहां भी कल पूरी रात पूरा दिन भर वो तलाशी करता रहा, क्योंकि वहां भी कुछ संभावना थी कि शायद ये ग्रुप में ज्यादा। तो अभी ये बता दें कि दोनों जगहों में तलाशी अभियान जारी है। जी सत्यकर। रमेश, जिन 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, क्या उनको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया कि आखिर वो किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं? देखिए अभी ऐसा है, जो मतलब इनिशियल रिपोर्ट से वो ये कहा जाता है कि वो हम लोग फॉरनर्स से बताए जा रहे हैं। अभी इस बारे में कोई दिन के 1 बजे सेना और पुलिस की तरफ से एक प्रेस वार्ता हो रही है पुंछ में, तो तब वो पूरा डिटेल इसमें अभी जो भी मतलब ये अधिकारी वहां पर है, जो वहां पर है, वो इसमें लगे कि वो जो इलाका है वहां पर अभी भी तलाशी में जारी है, और इस बात को ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कहीं और कोई आतंकवादी इस इलाके में तो छुपा हुआ है। जी। तो जब ये पूरा अभियान तलाशी सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उस हिसाब से 1 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वहां पर आर्मी अधिकारियों की तरफ से और पुलिस की तरफ से ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहां पर इसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि आतंकवादी, फिलहाल अभी तक उनकी जो पहचान नहीं की गई है कि उनका संबंध किस आतंकवादी गुट के साथ है। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो है वो यही कह रहे हैं कि ये किसी फॉरनर्स बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति और बैंक गार्ड की हत्या के मामले में राज्य जांच एजेंसी दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई कुलगाम के केमो, शोपियां के श्रीमाल और चकुरा इलाके और अनंतनाग में की जा रही है। राज्य जांच एजेंसी के अधिकारी पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के साथ छापे को अंजाम दे रही है। और अब बात अमरनाथ यात्रा को लेकर। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था आज इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा पर कश्मीर के बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा की 62 दिन की वार्षिक यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से तीर्थयात्री आधार शिविरों में उमड़ रहे हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एक नया मोबाइल आधारित ऐप भी विकसित किया है और इस ऐप पर यात्रा से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। और 10 के एजेंडे में अब खबर एक दुख की। दरअसल केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का निधन आज हो गया, जहां ओमन चांडी के बेटे ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है। लंबी बीमारी के बाद ओमन चांडी ने आज अंतिम सांस ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ओमन चांडी का बेंगलुरु में कैंसर का इलाज चल रहा था। ओमन चांडी की तबीयत भी साल 2019 से ठीक नहीं चल रही थी। चांडी को गले से संबंधित बीमारी बढ़ने के बाद जर्मनी ले जाया गया। चांडी केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। साल 1970 से राज्य विधानसभा में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि ओमन चांडी जी के निधन से हमने एक विनम्र और समर्पित नेता को खो दिया है, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने केरल की प्रगति के लिए कुछ काम किया। मुझे उनके साथ अपनी विभिन्न बातचीतें याद हैं, खासकर जब हम दोनों अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम करते थे और बाद में जब मैं दिल्ली चला गया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। न्यूज़ 10 में अब अगली खबर। मोदी सरनेम मामले में दोषी राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज मेरिट पर सुनवाई नहीं करेगा। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश की पीठ के सामने मामले को उठाकर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। मामले की लिस्टिंग के लिए 1 तारीख की मांग पीठ के सामने रखेंगे।
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इस साल अपने सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग, राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने और कारोबार में आसानी को प्रोत्साहन देने के साथ साथ निवेश के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है। कार्यक्रम के दौरान वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन की आधिकारिक विवरणिका का भी अनावरण किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में 30 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी से आज फिर पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पोनमुडी को मंगलवार शाम 4 बजे चेन्नई स्थित एजेंसी के कार्यालय में दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के अधिकारी अवैध रेत खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में कल शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिंघामणि के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। छापेमारी के बाद केंद्रीय बलों की सुरक्षा के बीच पोनमुडी को चेन्नई के ईडी कार्यालय लाया गया और उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शिक्षा मंत्री को छोड़ा गया और आज फिर से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गंगा की तलहटी वाले क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी कई राज्यों के लिए इस वक्त जारी की गई है, जहां ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस समारोह में, इस कार्यक्रम में वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने लगभग 710 करोड़ की लागत से टर्मिनल का ये निर्माण किया। यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इसे बनाया गया है। ये 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ है और इसकी क्षमता 50 लाख यात्रियों की सालाना की होगी। इस टर्मिनल का वास्तुशिल्प की अगर बात करें तो वो भी प्रकृति से प्रेरित है। शंख के आकार के जैसा दिखने वाला ये डिजाइन द्वीप और समुद्र से प्रभावित है। गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत बनाई गई है। तो वहीं डिजाइन ऐसा है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी भी आसानी से इमारत के अंदर आ सकेगी। ये टर्मिनल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मददगार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती और गति भी मिलेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा पोर्ट ब्लेयर से, उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक, अब से कुछ देर का और इंतजार जब इस पूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, हालांकि इस कार्यक्रम में वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अब चंद मिनट रह गए हैं, चंद मिनटों में प्रधानमंत्री जो है इस नए जो है विश्व स्तरीय टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल, वीर सावरकर इंटरनेशनल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद है इस भव्य आयोजन के साक्ष्य के तौर पर। और साथ साथ जो वीके सिंह लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो डिग्निटरीज हैं आपके
परिवार के, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस ऐतिहासिक चीज के साक्ष्य बनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और वाजिबन एक बहुत बड़ा, इसे आप गिफ्ट कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिस तरीके से उन्होंने लगातार कनेक्टिविटी पर फोकस किया है पूरे देश में, जिस तरीके से व्यापक एक्टिविटी हो, क्योंकि किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए या सोशल इकोनॉमिक जो चेंज है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है एक्टिविटी बहुत जरूरत है, सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत होती है। तो उसको लेकर के उनके जो प्रयास है को आप यहाँ पे वो जो सपना है उसे यहाँ पे साकार होता हुआ देखा जा सकता है। और एक मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा, समझ सकते हैं कि 4 लाख लोग जो है वो पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में रहते हैं। तो ऐसे में 4.5 लाख लोगों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल यानी डोमेस्टिक और टर्मिनल का होना ये अपने आप में काफी खास है, क्योंकि जो ये पूरा आप अंडमान निकोबार को देख रहे हैं, ये द्वीपों का समूह है और यहाँ सारे द्वीप हैं जहाँ पर की बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनके लिए बेहतर कनेक्टिविटी, कम समय में उनकी पहुंच हो सके, साथ साथ नए टर्मिनल के कारण जो राष्ट्रीय पर्यटक हैं उनको जो है सुविधा मिल सके, उनका जो आवागमन है, उनका जो फुटफॉल है उसको कैसे बढ़ाए, इसके पीछे जो लक्ष्य रखा गया जी, जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया वो ये रखा कि किस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस तरीके से डेवलप किया जाए, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर्यटकों का फ्लो होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं क्योंकि आप देख रहे हैं चारों ओर से समुद्र से घिरा है पूरा इलाका से, अगर जलमार्ग से आप कोलकाता भी जाते हैं तो तकरीबन 3 महीने का समय लगता है चेन्नई। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त इस कार्यक्रम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।